नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे 2 एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने कमोडिटीज के सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजिए। अगले आधे घंटे तक 2 मेहमान हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही हमारे साथ चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारे साथ 2 और मेहमान होंगे। विवेक अग्रवाल होंगे, भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के एमडी हैं, जिनसे हम जानेंगे पल्सेस मार्केट का हाल। और साथ ही हमारे साथ महावीर गुप्ता होंगे श्री फालोदी ट्रेडर से, उनसे हम मसाले के मार्केट का आउटलुक समझेंगे। चलिए, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तेजी आज दिख रही है। 1% से ज़्यादा की तेजी है। कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर $2675 और एमसीएक्स पर भाव 76,000 रुपए के करीब है। माना, बताइए, गोल्ड में अच्छी तेजी दिख रही है। जिस तरह की गिरावट आई थी सोमवार को, उसके बाद से अच्छी रिकवरी आ गई है। ये रिकवरी कहाँ तक जाएगी, ऊपर में कहाँ तक आप जाते देख रहे हैं? जिनको खरीदारी करनी है करेंट लेवल पे भी कर सकते हैं या इंतज़ार करें? जी, बिल्कुल विश्वमोहन जी, मेरे ख़्याल से बहुत ही मिक्स्ड फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छी चल रही है गोल्ड में। काफ़ी समय बाद चाँदी के पैरों पे ही वो चल रहा है। जितनी चाँदी बढ़ रही है, जितनी चाँदी घट रही है, उतने ही सोने में भी हमें मूव आता हुआ दिख रहा है। म मेरे ध्यान से अगर सोने की बात करें, डेफ़िनिटली जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे दोनों चीज़ एक साथ चल रही है। इज़राइल हमास के बीच में सीज़फायर डील और रशिया यूक्रेन के बीच में एस्केलेशन इन वॉर। तो ये दोनों बहुत ही विपरीत फंडामेंटल से। दूसरी तरफ कर बात करें, ट्रम्प के जो टैरिफ के थ्रेट्स हैं, वो भी एक आगे स्तर पर सेफ हेवन बाइंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा 2 चीज़ जो मेरे ख्याल से ध्यान में रखनी ज़रूरी है, वो है डॉलर इंडेक्स की वोलेटिलिटी, जो 107 के ऊपर और नीचे दोनों जगह बढ़ रही है, घट रही है, और रेट कट के एक्सपेक्टेशंस जो कंटीन्यूअस बेसिस पे घट रहे हैं दिसंबर के लिए, वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आगे के स्तर पे देखने के लिए। मेरे ख्याल से ये जो रिलीफ रैली है, ये जो अपसाइड मोमेंटम है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अब यहाँ से 74,800 बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम कंटिन्यू रख सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 76,300 76,500 का रेजिस्टेंस है। तो अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिठानी है इंट्राडे बेसिस पे, तो 75,800 पे हम बाय कर सकते हैं। 75,600 का स्टॉप, और जो रेजिस्टेंस है 76,300, वहाँ का टारगेट लगता है। 300 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। यहाँ पर डिप में खरीदे, थोड़ा सा 100-200 रुपए नीचे मिल जाए तो अच्छा लेवल आपके लिए होगा। लेकिन मानव ने जो कॉल दिए हैं 75,800 पे खरीदारी की सलाह, गोल्ड दिसंबर वायदा। आप बताइए चिंतन, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर अब? मुझे लगता है गोल्ड के अंदर जो फंडामेंटल है, जो पहले सबसे जैसे जो होता है कि डी डॉलराइजेशन, दूसरा होता है जियोपॉलिटिकल टेंशन, और तीसरा होता है जो आपका इंटरेस्ट साइकिल। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प के आने के बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रेंथ देखने को ऑलरेडी मिली है, और ये देखने को मिलती रहेगी। ट्रम्प जो इलेक्ट मीन्स प्रेसिडेंट होने वाले हैं जनवरी के अंदर, उसके पहले बहुत सारी वॉलेटिलिटी और बहुत सारी धारणाएं बनती रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये डॉलर और स्ट्रांग हो जाएगा, टैरिफ की रूमर्स और स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्ट रेट का साइकिल देखो, तो ट्रम्प ने ऑलरेडी नए कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया है, तो उनका क्या ओपिनियन रहेगा इंटरेस्ट साइकिल को लेके, वो देखना भी बहुत जरूरी रहेगा। और जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑलरेडी इस प्राइस के अंदर प्राइस्ड इन है। तो मुझे लगता है ये जो भी ऊपर के रेट आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राइज ऑन सेल के लिए। और आपको नीचे में गोल्ड हमेशा प्रेशर में देखने को मिलेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। और मुझे लगता है कि गोल्ड नेकेड तो कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। वी8 एबेंस बिलीव कि गोल्ड शॉर्ट करना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन या कोई भी ग्लोबल टेंशन के अंदर वो बहुत ही एब्रप्ट बढ़ सकता है। तो मैं ऑप्शन के थ्रू बेयर स्प्रेड करके या स्टॉप लॉस रख के उसको ट्रेड करना पसंद करूंगा। बट यहाँ से मुझे लगता है डॉलर टर्म्स के अंदर जो ये 2650 सब लेवल चल रहा है, वो वापस 2580 और 2550 के बीच में के लेवल आ सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का ही मेरा ओपिनियन रहेगा। बट डेफिनेटली थ्रू ऑप्शन, जहां पे पुट ऑप्शन आप बाय करके काम कर सकते हो, या फिर आप बेयर स्प्रेड बना सकते हो, ताकि आपको लॉस लिमिटेड हो इन केस अगर कुछ एस्केलेशन होता है, कुछ भी यहां से सिनारियो चेंज होता है। चलिए, तो ये व्यू आपकी तरफ से आ चुका है।
चलिए अब बात कर लेते हैं पल्सेस की, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक अग्रवाल हैं, एमडी हैं बीएसए फाउंडेशन के। शुक्रिया विवेक जी। विवेक जी, सबसे पहली शिकायत जो यहाँ पर ग्राहकों की ये है कि भाव दालों के कम हो जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से ग्राहकों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये ग्राहकों की तरफ से शिकायत आ रही है। उनका कहना है कि मंडियों में भाव लगातार कम हो रहे हैं। अगर आप अप्रैल 2024 यानी इस साल के अप्रैल के हाई से देखें तो 12 से 32% तक दलहन की कीमतें कम हो चुकी हैं। आप मंडियों में देखें तो 7,000 के नीचे चने का भाव है, और तुअर की नई फसलें भी आनी शुरू हो चुकी है जो 8,000 से 10,000 के आसपास है। फिर भी रिटेल के पास जो ग्राहक है, कंज्यूमर से, उनके पास ये भाव पहुंचने में, कम भाव पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है विवेक जी? नमस्कार सुमन जी। नमस्कार सर। नॉर्मली जो दालों के प्राइस हैं उसका इम्पैक्ट रिटेल पे आने पे हमेशा एक टाइम लगता है, क्योंकि जो रिटेलर रहता है वो अगर प्राइस बढ़ती है तो इमीडिएटली प्राइस बढ़ाता है, लेकिन अगर प्राइस घटती है तो एक निश्चित दायरे पे धीरे धीरे कम करता है। ये जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि इतने दालों के प्राइस लगातार काफी कम हो चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में। और अभी मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जिसमें कंज्यूमर सेक्रेटरी ने कहा था कि दालों के प्राइस स्थिर है और वो बहुत खुश हैं कि ये प्राइस यहाँ पे स्टेबल है। ये जो हमारी कंज्यूमर सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कंटिन्यूसली जो रिटेल एसोसिएशन है उनके साथ रेगुलर मीटिंग भी ले रही है, ताकि वो उन पे दबाव बना सकें कि वो आप प्राइस जो ऊपर पे जो प्राइस कम हुए हैं उसका लाभ आप ग्राहकों को दें, उपभोक्ताओं को दें। पर ये उतना आसान नहीं है। मैंने शायद पहले भी 2-3 बार इंटरव्यू में कहा था, क्योंकि हमारा जो रिटेल नेटवर्क है बहुत बड़ा है, और रिटेल नेटवर्क पे जब आदमी छोटा ग्राहक या छोटी क्वांटिटी में लेने पहुंचता है तो वो उस पर उतना बड़ा फर्क महसूस नहीं कर पाता जो बल्क में जब दिखता है, जब हम ट्रेड करते हैं। तो ये तो क्या है, सरकार अपना दबाव बना रही है और निश्चित रूप से इसमें टाइम लगेगा। इसमें अवेयरनेस गवर्नमेंट को बहुत क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये लंबी प्रक्रिया है। लगातार सरकार उन पर दबाव बनाएगी और उनको ये बताएगी कि आप दालों का जो ये प्राइसों का जो कमी आई है इसको आप पास करें, तो तब ये थोड़ा होगा। लेकिन अभी तो मुझे मुश्किल ही लगता है, क्योंकि बहुत बड़े रिटेल नियंत्रण को उतना आसान नहीं है नियंत्रित करना। तेल के नियंत्रण को आसान नहीं है, लेकिन थोक में मंडियों में भाव तेजी से कम हुए हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा है अभी तक ग्राहकों के। और खासकर मैं बात कर रहा हूं यहां पर चना की और अरहर की। इन दोनों दालों के दाम काफी तेजी से कम हुए हैं। अब विवेक जी, भाव की बात कर लेते हैं। जिस तरह से तेजी से कम हुए हैं, भाव और भी कम हो सकते हैं कि अब ठीक ठाक है? अब दालों की महंगाई खत्म हो चुकी है, हालांकि ग्राहकों तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन बाकी मंडियों के लेवल तक खत्म हो चुकी है। और अब यहाँ से प्राइस बहुत ज्यादा घटने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्राइस ऊपर से काफी बुरी तरह नीचे आ चुके हैं। और अगर मैं कंज्यूमर से कहूँ तो अगर रिटेलर इसका पास ऑन करना शुरू करे तो दाल बहुत ही सस्ती हो चुकी है। जो हिंदुस्तान में येलो पीस का इम्पोर्ट हुआ और जो इम्पोर्ट की पॉलिसी सरकार ने रखी, जो तुअर 2025 तक मार्च तक खोला हुआ है, उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली पड़ा है और सप्लाई साइड भरपूर है। तो निश्चित रूप से दालों के प्राइस कम होंगे। मैं भी कंपैरिजन चार्ट देख रहा था, तो पिछले साल इसी समय पे 80-85 रुपीज के आसपास दालों के भाव थे अफ्रीकन तुअर के, जो अभी 68-69 रुपीज है। तो वो ऑलमोस्ट 25% कम है पिछले साल के बनस्पत। तो बहुत अच्छा कंट्रोल किया है और अभी प्राइस काफी स्टेबल है। आने वाले टाइम पे क्रॉप भी काफी अच्छी दिखाई जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय पे यहाँ से प्राइस स्टेबल ही रहेंगे और बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बढ़ेंगे भी तो मेरे ख्याल से 5-10% प्राइस बढ़ेगी जब थोड़ी डिमांड निकलेगी। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको गिरावट भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं लग रही, और दाम काफ़ी अब कम हो चुके हैं। यहाँ से कम अब बहुत नहीं होंगे, लेकिन ग्राहकों तक इसे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर अवेयरनेस भी बढ़ानी पड़ेगी और पूरे रिटेल मार्केट को भी टैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट काफ़ी फ्रैगमेंटेड है, काफ़ी छितरा हुआ है। ऐसे में सरकार को उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना आसान नहीं है। शुक्रिया विवेक जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि दालों में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। और साथ ही आपने भी कहा कि रिटेल मार्केट के जरिए ग्राहकों तक इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ताकि सरकार की भी सख्ती कम होगी और आप लोगों का कारोबार भी बेहतर तरीके से चल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की हम बातचीत करें, उससे पहले कुछ सवाल ले लेते हैं। लगातार दर्शक अपने सवाल हमें भेज रहे हैं, एक एक करके सवाल ले लेते हैं। पहले दर्शक हैं हमारे साथ
पार्थ भट्ट है मुंबई से, 20 ग्राम सोने का सिक्का खरीदना चाहते हैं, खरीदें या रुके? चिंतन, आप जैसा कह रहे थे कि गोल्ड में शॉर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, कब भाव तेजी से आ जाए, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में रहती है। अगर इनको सिक्का खरीदना है 20 ग्राम सोने का, यानी प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहते हैं, रुकें, कुछ फायदा मिलेगा इनको, नीचे भाव में एंट्री का मौका मिलेगा? चिंतन, अगर इनको जल्दी नहीं है, टाइम सेंसिटिव नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो रुकना ही चाहिए। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि इसी भाव पे या इसके नीचे उनको मिल सकता है 2 महीने के टाइम में। तो 2 महीने में या तो फिर वो डिलेड बाय कर सकते हैं या फिर उनको नीचे प्राइस मिल जाएगा। तो इस लेवल पे तो बाय करने का मैं सलाह नहीं दूंगा। तो इस लेवल पे बाय ना करें। मानव, आप भी इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या इनको वेट करने में फायदा होगा? कहां तक वेट करना चाहिए, कहां तक के नीचे के लेवल दिख सकते हैं गोल्ड में? जी, मेरे ख्याल से फिजिकल मार्केट में अगर बात करें, एमसीएक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें दिख रही है। प्योरली अगर इन्वेस्टमेंट बेस है और एकदम अर्जेंट नहीं है, डेफिनिटली थोड़े भाव नीचे आ सकते हैं। लेकिन फिजिकल मार्केट में हमने जैसे पहले भी देखा है, ज़्यादा भाव गिरते हुए हमने नहीं देखे हैं, ज़्यादा भाव में चेंजेस नहीं है। प्लस उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो भी मैटर करते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ से नीचे आता है, जैसे मैंने कहा 74,800 एक्सचेंज लेवल पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर वहां तक भी आता है तो मेरे ख्याल से एक बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। अगले दर्शक है राहुल सोनी है, चांदी इन्होंने 90,350 रुपए के भाव पर शॉर्ट किया है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करे, फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर रखा है। आप बताइए चिंतन, क्या करना चाहिए इनको? शॉर्ट की पोजीशन में बने रहना चाहिए चांदी में? चांदी एक्चुअली गोल्ड को फॉलो करेगा। तो जैसे मैंने बताया, मेरा व्यू गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा तेजी में नहीं है, तो चांदी आप शॉर्ट रख सकते हो। बट जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर रेशियो 86 पे है, तो मेरा उनको सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको शॉर्ट रहना तो आप चांदी से निकल के गोल्ड में रहो, आपको ज्यादा बेटर मिल सकता है। और उसकी वॉलेटिलिटी भी चांदी के मुकाबले में कम है, तो आप होल्ड कर सकते हो और आपको पैसे मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ राहुल है, लंबी अवधि के लिए सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं, करेंट भाव पे खरीदे या वेट करे, प्योरली इन्वेस्टर हैं। आप बताइए मानव जी, क्या करना चाहिए, किन लेवल पे इनको खरीदना चाहिए? काफी वक्त है इनके पास, प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से अगर प्योर इन्वेस्टमेंट बेसिस है और लॉन्ग टर्म का समय है, जैसे हम हर बार बात करते हैं विश्वनाथ जी, लॉन्ग टर्म के लिए सोना-चांदी एक लॉन्ग ओनली हमारा व्यू है, लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट भी है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टैगर्ड वे में अगर ₹100 की बाय करनी है तो ₹10 से आज शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल नीचे में चांदी के लिए 88,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक वो सपोर्ट होल्ड करता है, मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और जितना नीचे मिलता है वो एक एवरेज भी उनका अच्छा बनेगा, बाइंग कॉस्ट भी अच्छी बनेगी। सिमिलरली सोने में जैसे हम बात करें 74,800 74,500 बहुत अच्छा ज़ोन है। तो ओवरऑल एक व्यू ऊपर का है, थोड़ी बहुत गिरावट हमें डेफिनिटली दिख सकती है, जैसे हमने रिपोर्ट में भी कहा है। तो जितना नीचे मिलेगा उतना अच्छा है। ये लेवल से वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं और नीचे एवरेज भी अच्छा बनेगा और उनकी बाइंग अपॉर्च्युनिटी जो रिटर्न्स है वो भी अच्छे बनेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ क्रिश हैं, दिल्ली से, कॉपर में आगे क्या रहेगा, क्या करना चाहिए? चिंतन बता दीजिए इनको क्या करना चाहिए कॉपर में, क्रिश को, हमारे रेगुलर दर्शक हैं ये कॉपर और एल्यूमिनियम या फॉर दैट मैटर पूरा पूरा जो बेस मेटल का पैक है, वो अभी एज ऑफ नाउ प्रेशर में ही रहेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर और टैरिफ कितने सख्त लग सकते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। और इतने स्टिमुलस देने के बाद भी चाइना के अंदर इसका कंजप्शन आ नहीं रहा है। अगर आप देखो तो ये लेवल वाइज अगर आप देखो तो 800 810 का लेवल बहुत अच्छा है, बट एक बार के लिए नीचे में 750 760 का लेवल भी दिख सकता है, क्योंकि ये पूरा बेस्ड होगा ट्रम्प और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट पे। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ लॉन्ग करने के लिए वेट करना चाहिए और बेस मेटल से थोड़ा साइडवेज ही बने रहे तो ज्यादा अच्छा है। और बहुत ही ज्यादा कुछ ओवरसोल्ड की तरफ आता है तब जाके उसको बाय करना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में रहेगा। तो मैं उनको बोलूंगा कि आप, इवन दो ये लेवल बहुत अच्छे हैं, इस प्राइस के अंदर सब कुछ प्राइस्ड इन है, बट मैं उनको वेट करने की सलाह दूंगा और नीचे में 780 और 760 के बीच में अक्यूमुलेट करें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, चलिए आप लोगों से अब एक रिक्वेस्ट यही है कि जो भी जवाब दे 30-30 सेकंड में दे। कई सारे दर्शक हैं, उनके सवालों के जवाब लेने हैं। अमित है नासिक से, क्रूड ऑयल के 5,800 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने 198 रुपए पे खरीदी है, 198।
मानव जी, आपके फॉलोअर है, आपसे पूछना चाह रहे हैं अमित, क्या करना चाहिए? क्या कॉल ऑप्शंस में बने रहने में इनको फायदा है? जी, मेरे ख़्याल से क्रूड एक बहुत सख्त रेंज में फँसा हुआ है, तो डायरेक्शन अभी मिलना मुश्किल है। लेकिन अभी की चाल देख के ऐसा लग रहा है, दिसंबर 1 को ओपेक की मीटिंग भी है, तो अभी की चाल देख के ऐसा लग रहा है कि शायद पुट में काम करना बेहतर होगा। 5,880 के आसपास भाव मिलता है, तो सेल करके चलना चाहिए। 5,720 तक का एक टारगेट हमें आता हुआ दिख सकता है, तो मेरे ख़्याल से पुट में रहना बेहतर है। लिए बेहतर सलाह है। आप चिंतन छोटा जवाब दे दीजिए कि क्या करना चाहिए। कॉल इन्होंने खरीद रखी है, अब इनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, आप कॉल से एग्जिट कर दीजिए। जैसे मानव जी ने कहा, ये सखत रेंज में चल रहा है और 5,700 नीचे का और 5,900 ऊपर का ये रेंज के अंदर है। तो ये टॉप रेंज के करीबन चल रहा है, तो कॉल में रहने में ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में नहीं रहेगा। 5,700 के करीबन आए तब उनको कॉल में जाना चाहिए। आशीष है राजस्थान से, इनका सवाल कॉपर और गोल्ड पर है। कॉपर 811 रुपए की बाई है और गोल्ड है 77,000 रुपए, 77,600 रुपए की। क्या करना चाहिए मानव जी, गोल्ड और कॉपर में इनको? जी, मेरे ख़्याल से कॉपर में बाइंग के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। 820, 822 के ऊपर अगर टेक्निकली भाव 811 की क्लोजिंग। बाइंग है और 77,600 की बाइंग गोल्ड में है। जी, माफ़ कीजिएगा, ओके। तो मेरे ख़्याल से 820 के ऊपर अगर भाव जाता है कॉपर में, तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ख़्याल से कॉपर में एक बार के लिए प्रॉफ़िट बुकिंग के लिए देखना चाहिए। 811 की जो बाइंग है, कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। इतनी ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं है। कॉपर से हट के बेस मेटल में मुझे लगता है ज़िंक बेहतर लग रहा है। तो अगर बेस मेटल में इन्वेस्ट करना है, तो ज़िंक में बाइंग की तरफ जा सकते हैं। कॉपर में इतनी अच्छी तेज़ी अभी भी कहीं कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। सिमिलरली अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड में बाइंग में होल्ड कर सकते हैं। 76,500 एक इमीडिएट टारगेट लग रहा है, 76,300, 76,500 वहाँ पे अगर अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तो आगे हम होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे फिर से एक बार हमें इंट्राडे बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना चाहिए। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ नेचुरल गैस पे 3 दर्शक है जिन्होंने नेचुरल गैस पर ही सवाल भेजा है। पहले दर्शक है प्रवीण है पुणे से, नेचुरल गैस में क्या करें उनका सवाल है। हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करें, टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। और अगले दर्शक है जितिन है मुंबई से, इन्होंने नेचुरल गैस ऑलरेडी बाई कर रखा है 283 में, अब जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करें क्या इस हफ्ते। नेचुरल गैस पे बताइए मानव, आप बताइए आपका टारगेट स्टॉप लॉस क्या है? जी, अगर इमीडिएट बेसिस पे देखें, मेरे ख्याल से नेशनल गैस बहुत अच्छी रैली कर चुका है। आगे भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रैली करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब थोड़ा थक रहा है ऊपर में, तो मेरे ख्याल से थोड़ी गिरावट आ सकती है। सो 282 पे मैं बेचने की सलाह दूँगा, 270 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे। तो एक टेक्निकली भी 268 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से थोड़ी खरीदारी आ सकती है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे मेरे ख्याल से एक गिरावट आ सकती है। तो 282 पे सेल, 270 का टारगेट, 286 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करना चाहेंगे। एक जवाब दे दीजिएगा। नितिन है कानपुर से, 89,165 रुपए में इन्होंने चांदी प्लस कर रखी है 90 केजी। कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। 89,165 की प्लस है, क्या करना चाहिए मानव इनको? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 90,500 का मेरा इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है, तो चांदी 88,000 90,500 के बीच में होवर कर रही है। ईदर साइड ब्रेक अगर आता है तो ही आगे का एक डायरेक्शन समझेगा, लेकिन जब तक 88,000 होल्ड कर रहा है, मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सही होगी। भी एक जवाब दे दीजिए, काफ़ी डेस्परेट है, काफ़ी बार इन्होंने फ़ोन भी किया है, मैसेज भी किया है। 89,165 की प्लस है चांदी, क्या करना चाहिए चिंतन इनको? 89,165 के चांदी है, तो इनको एक बार मुझे लगता है एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ से 1,000 या 1,500 रुपए का करेक्शन जब मिले तो वो एंटर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट महीना जो है वो मार्च है, उस पे वापस कस्टम ड्यूटी के रूमर्स आ सकते हैं, तो ये हमेशा सबड्यूड रहेगा, प्रेशर में रहेगा। तो एक बार एग्जिट होके फिर आगे करें, क्योंकि 2,500 रुपए का रोल ओवर भी है, तो बहुत डिफिकल्ट है उसमें से एज ऑफ नाउ प्रॉफिट आना। ओके, 10 सेकेंड में जवाब दीजिए मानव। रमेश हैं कर्नाटका से, 100 ग्राम गोल्ड बाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 6 महीने का वक्त है इनको। अगर 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल से डेफिनिटली जैसे मैंने कहा गिरावट आ सकती है, गिरावट पे बाय करना चाहिए। 74,800 74,500 के आसपास भाव मिलते हैं, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। शॉर्ट टर्म करना है तो वेट करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कर सकते हैं स्टैगर्ड वे में।
चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, और उस पे जीरा और धनिया, इन दोनों मार्केट पर बात होगी, जहां पर धनिया में आज 1.5% और जीरे में हल्की नरमी दिखी है। महावीर गुप्ता है हमारे साथ श्री फलोदी ट्रेडर से। महावीर जी बताइए, धनिया में अब मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या और भाव कम हो सकते हैं क्या धनिया के? धनिया में जिस हिसाब से मार्केट और फसल की बुआई की स्थिति है, उस हिसाब से अभी ज्यादा मंदा तो नहीं दिखता है इसमें, लेकिन ये कुछ करेक्शन लाके एक आगे का बड़ा कदम लेने की तैयारी है। तो उस हिसाब से, क्योंकि स्टॉक भी हमारे पास इतना नहीं है फिजिकल में कि हम फ्रिक्वेंटली इसको सेल कर सके, और ये डिमांड जो मार्च तक रहेगी तब तक की पूर्ति कर सके, क्योंकि अभी फसल 1 महीना लेट है और सभी कारण ऐसे बन रहे हैं कि इनको बाजार तो ऊंचा करना ही पड़ेगा जिस हिसाब से डिमांड आती दिख रही है आगे। ओके, तो क्या भाव और अब कम नहीं आपको लग रहे हैं? क्या सही लेवल है खरीदारी के लिए सर? आज का जो क्लोजिंग लेवल है 7725 के आसपास, खरीद लें क्या? बिल्कुल खरीदना चाहिए इस समय। ओके, जीरा बताइए सर। 25,030 दायरे में कारोबार हो रहा है, 25,000 के आसपास ही घूम रहा है काफी समय से। आगे क्या होगा? क्या दायरे में ही रहेगा या कुछ तेजी या मंदी की संभावना है आपको? जीरा भी बढ़ेगा, मंदी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है जीरे में। थोड़ा बहुत कोई करेक्शन टेम्परेरी आ जाता है, बाकी तो लेना चाहिए, जीरा भी लेना बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्क नहीं है। ओके, शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला, धनिया और जीरे पर आपने अपनी राय दी। मानव आपका भी और चिंतन आपका भी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब फटाफट दिए। बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल रह गए थे, रिपीटेटिव सवाल भी थे, इसलिए भी नहीं शामिल कर पाए। कोशिश करेंगे आपके इन सवालों को कल हम जरूर शामिल करें। आप कॉल करने की बजाय अगर मैसेज करेंगे तो आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द दिए जाएंगे। चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।